हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो लास्ट टाइम हम इंट्रोडक्शन में मैग्नेटिक फोर्स कर रहे थे, ठीक है। तो लास्ट टाइम शायद मेरी आवाज़ आपके पास क्लियर नहीं पहुंची होगी, तो उसको थोड़ा सा चेंज करके अगली वीडियो में शायद जूम ऐप से दोबारा करेंगे, लेकिन थोड़ा सा उसका प्रोसीजर चेंज करेंगे जिससे आपको आवाज़ समझ में आ जाए। तो आज के लिए इस यूट्यूब चैनल से आप इस वीडियो को देखें। तो आज हम करेंगे टॉपिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो बी होता है, बी वो क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड। अब इसको जनरेट किस तरह करना है, तो जैसा चैप्टर आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा था वैसा ही चैप्टर आप क्या पढ़ेंगे, मैग्नेटोस्टैटिक्स। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने क्या पढ़ा था कि कोई चार्ज है वो रेस्ट पे है, ठीक है। तो क्या जनरेट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या जनरेट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। उस इलेक्ट्रिक फील्ड को दो तरह से हम निकालते थे, दो तरीके थे। एक था कूलम्ब्स लॉ और एक क्या था, गॉस, ठीक है। जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगता था उसको निकालने के दो तरीके थे, एक कूलम्ब्स लॉ और एक गॉस लॉ। पढ़ा है ना आपने ये दोनों। इसी तरह मैग्नेटोस्टैटिक्स में भी क्या होंगे, इसमें क्या होगा, स्टेडी करंट। जिस दिन मैं बताया था आपको, इसमें करंट सेम रहेगा, ठीक है। और वो क्या बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। उसको भी दो तरीके करने के, एक है बायोट सावर्ट्स लॉ और एक है एम्पियर सर्कुटल लॉ, ठीक है। मतलब जो काम आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था वही काम आप मैग्नेटोस्टैटिक्स में पढ़ेंगे, ठीक है। चीजें वही करनी है सेम। यहाँ पे चार्ज रेस्ट पे था तो दो प्रोसीजर हम पढ़ रहे थे, कूलम्ब्स लॉ और गॉस लॉ, ठीक है। यहाँ पे करंट स्टेडी है तो दो चीजें हम यहाँ पे पढ़ेंगे, बायोट सावर्ट्स लॉ, इसमें टी दोनों में ही साइलेंट रहता है, बायो सावर्ट्स लॉ एंड एम्पियर सर्कुटल लॉ, ठीक है। ये जो लॉ है कूलम्ब्स लॉ, ये इससे एनालॉग है, ठीक है। और ये जो लॉ है ये इससे रिलेटेड है, ठीक है। समझ गए। तो अब हम स्टार्ट करेंगे BSL। इसका जो शॉर्ट फॉर्म लिखी जाएगी वो शॉर्ट फॉर्म क्या होगी, BSL, और इसकी क्या होगी, ACL। अब इनको इन नाम से जानेंगे, BSL और ACL, ओके। जिस तरह कूलम्ब्स लॉ ने एक फॉर्मूला दिया था, इसी तरह बायो सावर्ट्स लॉ ने भी एक फॉर्मूला दिया था, ठीक है। एक्सपेरिमेंटली उसने एक फॉर्मूला दिया था जिसके बेसिस पे हमें बहुत सारी एप्लीकेशन पढ़ने मिलेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस के लिए और आपके कंपटीशन के लिए, ओके। तो अगला काम हम करेंगे BSL। तो आज की वीडियो हम करेंगे BSL, ओके। देखिए आप आगे इतना काम आप समझ गए होंगे कि हमें क्या करना है इसमें। देखो BSL क्या है, देखो कोई वायर है, इस तरह कोई वायर है जिसमें कोई करंट फ्लो कर रहा है I, जिसमें कोई करंट फ्लो कर रहा है I, ओके। किसी पॉइंट पे एक एलिमेंट आपको मारना है,
ठीक है, और यहां पे उसको नाम से रिप्रेजेंट करेंगे हम करंट एलिमेंट। किस नाम से रिप्रेजेंट करेंगे? करंट एलिमेंट। और वो करंट एलिमेंट, इसको आप पूरा नाम ऐसे लिखते हैं, करंट एलिमेंट वेक्टर। ओके, जो मैं बोल रहा हूं उसको थोड़ा सा ध्यान सुनिए, बहुत इतना मुश्किल काम नहीं है, ठीक है, ऐसे रटना नहीं है, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए बस। करंट एलिमेंट वेक्टर, अब करंट एलिमेंट वेक्टर होता है IDL, ठीक है, ये करंट एलिमेंट वेक्टर क्या होता है? IDL। इस पूरे को हम क्या कहेंगे? करंट एलिमेंट वेक्टर। देखो किस तरह बनाते हैं इसको। ये कोई स्टेडी करंट है I, ठीक है, कहीं भी वायर में एक छोटा सा एलिमेंट आप मान लो DL, कहीं मतलब कहीं मान सकते हो, ऐसा नहीं है, यहाँ जितनी वायर है उसके अंदर आप कहीं भी एक छोटा सा एलिमेंट मान लो, ठीक है, उस एलिमेंट के अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड निकालना। अगर मैग्नेटिक फील्ड निकाल लोगे तो सभी एलिमेंट के अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड वही रहेगा। क्यों? क्योंकि करंट कैसा है? स्टैटिक है, ठीक है, समझ गए इस बात को? तो अब मान लेते हैं किसी पॉइंट P पे आपको क्या निकालनी है? फील्ड निकालनी है, B कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यहां से यहां तक आप चले, इस पॉइंट पर फील्ड निकालनी है, तो ये इसका R वेक्टर होगा, पोजीशन वेक्टर। दिस इज पोजीशन वेक्टर, ठीक है। थोड़ी सी डिफिकल्ट लैंग्वेज में मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि हर चीज पढ़ेंगे ना तो आपके लिए, आप जैसे बुक में पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाए, ठीक है। दिस इज R पोजीशन वेक्टर। इसका मतलब क्या है कि जिस पॉइंट पे आपको निकालना है ना, तो उस पॉइंट तक आप एरो मार्क लेके जाइए। इतनी डिस्टेंस क्या है? R, ठीक है। ये हम वेक्टर की फॉर्म में कर रहे हैं, ठीक है, मैग्नीट्यूड की फॉर्म में करेंगे, पहले वेक्टर की फॉर्म में कर रहे हैं, ठीक है। तो BSL ने क्या बताया एक्सपेरिमेंटली, जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि हम छोटे से एरिया का चल रहे हैं, इतने एरिया का हमें पूरी एरिया का निकालना है, तो छोटे से एरिया के हमने क्या लगा दिया? DB। जो DB होगा वो क्या होगा? म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई IDL क्रॉस R अपॉन में R की। उसने एक्सपेरिमेंटली क्या प्रूव किया कि किसी भी स्टैटिक करंट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए किसी भी पॉइंट पे, उसके लिए आप कौन सा फॉर्मूला यूज कीजिए? ये वाला, ठीक है, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई IDL क्रॉस R अपॉन में R क्यूब, ठीक है। ये वेक्टर फॉर्म है। ओके, इस बात को समझ गए आप, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट में मैं अभी आता हूं, इससे पहले चलो आपसे एक क्वेश्चन पूछ ले, ये कि जो DB है, ठीक है, वो प्रोपोर्शनल है किसके? जैसे आपसे पूछ ले 1/r² के, 1/r³ के, 1/r के, या R, तो आप क्या आंसर देंगे? तो इसका आंसर ये करेक्ट है, ठीक है। जो DB है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है? 1/r² के। देख आपको यहाँ पे रहा है R³, लेकिन जब इसको खोल देंगे ना तो एक R से कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, इस बात को समझ गए। अब देखिए आगे आप इसके स्केलर फॉर्म देखते हैं। इसकी स्केलर फॉर्म क्या होगी? देखो, DB म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई IDL R। क्रॉस प्रोडक्ट को जब हम हटाते हैं तो कौन सा एंगल यूज करते हैं? साइन थीटा अपॉन में R²। एक R से एक R क्या हो गया? कैंसिल। तो DB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन में क्या बच गया? R। दिस इज इन स्केलर फॉर्म। समझ गए इस चीज को यहां तक, ठीक है।
आप इसको छोटे वे में लिखना चाहते हैं, छोटे वे में आप ऐसे लिख सकते हैं कि जो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आई के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डीएल के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा साइन थीटा के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा आर स्क्वायर के। ये सारी बातें आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस डायग्राम को देख सकते हैं, ठीक है। तो ये लिखना चाहो तो लिख लेना, अदरवाइज दिस प्रोसेस इज वेरी गुड, ठीक है। तो यहां तक आप समझ गए होंगे, ठीक है, कि BSL की फॉर्म क्या है। dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा फॉर्म में क्या है आर स्क्वायर, ओके। अब इसके बाद देखिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये क्या चीज है। इस डायग्राम को मिटा रहा हूं। देखो जिस तरह कूलम्ब्स लॉ में, मैं अब रिलेट करके चलूंगा, अगर आपको कूलम्ब्स लॉ आता है तो बहुत आसान काम हो जाएगा। देखो जिस तरह कूलम्ब्स लॉ में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट था, ठीक है, यहां पे है म्यू नॉट। इस म्यू नॉट का मतलब क्या होता है, परमेबिलिटी, परमेबिलिटी ऑफ ए फ्री स्पेस, ठीक है। ये मैग्नेटिक परमेबिलिटी लिखो इसको पूरा। वहां पे क्या था, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। ये जो एप्सिलॉन नॉट था ना, ये क्या था, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। यहां पे म्यू नॉट क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक परमेबिलिटी। इस म्यू नॉट की वैल्यू यहां पे कितनी होगी, देखो 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 7, ठीक है। या इन SI सिस्टम, ये ध्यान रखना, इसमें होगी ये SI सिस्टम। और म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 की पावर माइनस 7, ओके। जैसे वहां पे कितनी थी 8.810, वहां पे कितनी थी इसकी वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9, यहां पे कितनी हो जाएगी 10 की पावर माइनस 7। यूनिट देखो, यूनिट, ठीक है। देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये टर्म इस साइड लेके आओ। मैग्नेटिक फील्ड की क्या होती है, टेस्ला, ये इस साइड आ गया आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या होगी, टेस्ला मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये टर्म सारी नीचे आ जाएगी। आई की क्या होती है, एम्पियर, एम्पियर इनवर्स। और डीएल लेंथ, लेंथ की क्या होती है मीटर, और साइन थीटा कुछ नहीं, तो मीटर नीचे आया तो 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो गया, तो ये बच गया। ओके, इस बात को समझ गया यहां तक, ठीक है। तो ये चीजें क्लियर हुई आपको, ठीक है। दिस इज BSL इन वेक्टर फॉर्म, इन स्केलर फॉर्म। व्हाट इज म्यू नॉट, मैग्नेटिक प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। और म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है, 10 की पावर माइनस 7, टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स, ये इसकी यूनिट है, ओके। इतनी बात ध्यान रख लोगे। इसके बाद मैं एक NCERT का क्वेश्चन आपको कराता हूँ इसी BSL से अकॉर्डिंग, ठीक है, ताकि आपको पता रहे कि किस तरह करने होते हैं, ठीक है। देखो क्लास आप मिस मत करना, ठीक है। जिस दिन क्लास मिस करती है उस दिन आपके टॉपिक गायब हो गए, ये समझ लेना, ठीक है। एक अच्छे सिस्टम से पढ़ाई चलेगी, उसको आप कंटिन्यू रखना। तो मैं आपके लिए क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको, क्वेश्चन क्या था वो, ये है NCERT का 4.5 एग्जाम्पल जो BSL पे है। अगर आपको बुक से देखना है तो चेक कर लेना, ठीक है। NCERT का 4.5 एग्जाम्पल। इसमें कहा क्या गया है, एन एलिमेंट डेल L इज इक्वल टू डेल XI, ठीक है, इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन, करंट ऑफ 10 एम्पियर। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P along y एक्सिस, ठीक है। क्वेश्चन आप पढ़ लेना, मैं आपको बता देता हूँ क्या दे रखा है इसमें। इसमें क्या रखा है, कोई करंट एलिमेंट है, ठीक है, डेल L, उसकी वैल्यू दे रखी है डेल XI। x का I का मतलब इस डायरेक्शन में, I का मतलब x की डायरेक्शन में,
तो करंट करंट का एलिमेंट कहां पे है, यहां पे, और ये करंट की वैल्यू कितनी है 10 एम्पीयर। ये इसका ओरिजिन है। वाई एक्सिस पे किसी पी पॉइंट पे आर पोजीशन वेक्टर ये आपको दे रखा है 0.5 सेंटीमीटर शायद। जे कैप, ठीक है, या 0.5 सेंटीमीटर। तो देखो इसमें आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है डेल एक्स आई कैप, ठीक है, और जो आर वेक्टर है, आर पोजीशन वेक्टर, ये वाला कितना होगा 0.5 जे कैप सेंटीमीटर। बताइए होगा या नहीं, ये अच्छी बताइए होगा या नहीं, होगा ना, ठीक है। उसके बाद डेल एल दे रखा है आपको, लेंथ दे रखी है उसकी 0.1 सेंटीमीटर की दे रखी है। कोई बात चेक करो, चेक करता हूं मैं। वन सेंटीमीटर दे रखी है आपको, ठीक है, डेल एक्स की 1 सेंटीमीटर। ये देखिए ना, एनसीईआरटी बुक तो सभी के पास होगी ना, उसमें है 4.5 एग्जाम्पल, सोल्ड एग्जाम्पल है, ठीक है। ये सिर्फ ये सल लगाने का तरीका बता रहा हूं आपको, ठीक है। 1 सेंटीमीटर दे रखा है, तो इसका मतलब डेल्टा एक्स की जो वैल्यू है वो कितनी है 1 सेंटीमीटर इन आई कैप, ठीक है। अब देखिए आगे देखिए, सबसे पहले आप क्या निकाले, करंट एलिमेंट। करंट एलिमेंट देखो, करंट की वैल्यू कितनी है 10 डीएल, डीएल मतलब डेल एल 1 सेंटीमीटर, ठीक है। रिंगटोन कौन सा है, कितना बच गया ये 0.1 आई कैप, ठीक है। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड आप देखिए dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आइडियल 0.1 आई कैप, और ये क्या हो गया 0.5 जे कैप, और अपॉन में 0.5 का क्यूब। बताइए ये समझ में आएगी नहीं आपको। आइडियल की वैल्यू अपने पास है, आर की वैल्यू अपने पास है, ठीक है। इसके बाद देखिए इसकी वैल्यू कितनी होगी 10 की पावर -7। अब देखिए आई क्रॉस जे, ये क्या होता है के कैप, ये सॉल्यूशन आप कर रहे हैं, इसका आंसर क्या आता है देखना, ठीक है। आपके पास बुक आता है, स्टैटिक बुक में से चेक कर लेना इसको, ठीक है। आई क्रॉस जे का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है के कैप, ये मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से करनी है बस, ये एक सिंपल सा नंबर था, तो इस बीएसएल को मैंने बताया तरीका आपको करने का, ठीक है। किसी भी पॉइंट पे लेके जाना है तो वहां पे एरो मार्क आप यूज कीजिए, ठीक है। 10 एम्पीयर करंट जा रहा है तो आप आइडियल पहले निकाल लीजिए, फिर उसके बाद डीबी, ये फॉर्मूला है, इसको निकालने का तरीका ही, ठीक है। अभी तरीके से आपको कंसेप्ट हमेशा याद रहेगा, इसलिए मैं हर टॉपिक के साथ एक न्यूमेरिकल आप जरूर करवाएंगे, ठीक है। ये बात समझ गया आप यहां तक, ओके। आज का जो लास्ट काम है वो हम करते हैं और लेक्चर को फिनिश करते हैं। लास्ट काम है कंपैरिजन। कंपैरिजन ऑफ बीएसएल विद कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, बुक में आपके दिया होगा, तो मैं एनसीईआरटी बुक से आपको बता रहा हूं कौन कौन सा एग्जाम्पल है। देखो पहला, इसकी सिमिलरिटी देखते हैं पहले। सिमिलरिटी देखो जल्दी जल्दी, आसान सा है। कूलम्ब्स लॉ और इसकी सिमिलरिटी क्या है? सबसे पहली बात तो ये, सबसे पहली बात तो ये लॉन्ग रेंज फोर्सेस है, दोनों कैसे हैं? लॉन्ग रेंज फोर्सेस। दूसरी बात समझ गए, लॉन्ग रेंज फोर्सेस का मतलब जितनी दूर हो सकते हैं उतनी देर मैग्नेटिक फील्ड फैलाएंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड फैलाएंगे, दोनों ही। ओके, दूसरी बात देखिए, दूसरी बात बोथ ओबे
इनवर्स स्क्वायर लॉ दोनों है वो किस पे डिपेंड कर रहे हैं? इनवर्स स्क्वायर लॉ पे। मतलब दोनों में ही क्या आता है? 1 में। ओके ठीक है। बोथ ओबे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। दोनों ही किस पे काम करते हैं? सुपरपोजिशन में। मतलब क्या है? एफ में तो F1 F2 इस तरह जोड़ते थे ना, इस तरह डीबी में भी हम क्या लेंगे? छोटा सा एरिया माना था ना, तो बड़े एरिया करेंगे तो db1 प्लस db2 प्लस db3। ठीक है, तो ये दोनों किसको मानेंगे? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को। ठीक है, डिसिमिलरिटी होने को। डिसिमिलरिटी में देखिए, सिमिलरिटी सभी समझ में आ गई होंगी। डिसिमिलरिटी में देखो, पहली चीज तो क्या है कि जो ई होता है, ई, ठीक है, वो किसके यूज होता है? स्केलर के लिए। ई या एफ, क्योंकि पहले चैप्टर में हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की ज्यादा बात करेंगे। ठीक है, तो ई जो होता है वो स्केलर के लिए होता है। क्यों? क्योंकि जो क्यू होता है, क्यू, ठीक है, जो क्यू होता है वो कैसा है? स्केलर। और ये स्केलर क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में, डीबी में, बी में हम किसका यूज करते हैं? वेक्टर का। देखो अभी किया हमने, सबसे पहले हम क्या मानते हैं? करंट एलिमेंट वेक्टर। एक डायरेक्शन मानते हैं करंट एलिमेंट वेक्टर की, समझ गए? तो आई डी एल। तो पहला पॉइंट समझ में आया। उसमें तो किस में यूज करते हैं? स्केलर में। और इसमें किस में यूज करेंगे? वेक्टर में। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखो, ई जो होता है एंगल पे डिपेंडेंट नहीं होता। और जो बी होता है वो एंगल पे डिपेंडेंट है। अभी हम देखा है ई तो क्या होता है? के अपॉन में आर स्क्वायर। लेकिन बी क्या होता है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा। किस पे डिपेंड करता है? ये एंगल पे। ओके, किस पे डिपेंड करता है? ये एंगल पे। समझ गए इस चीज को? ओके, आइए चीज। और देखो ई के कारण जो डायरेक्शन होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है, ठीक है, वो या तो अलोंग और अपोजिट टू आर होती है। देखा हो आपने एक्सिल लाइन पे, या तो अलोंग होगी अंदर की तरफ या बाहर की तरफ। ऐसा होगा ना? कैसा होगा? हमेशा या तो अंदर की तरफ या कहां होगी? बाहर की तरफ। इसमें ऑलवेज किस तरह रहेगी? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर रहेगी तभी तो मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी भाई। साइन 90 अगर साइन 0 अलोंग हो गया और अपोजिट हो गया तो साइन 0 या साइन 180 मैग्नेटिक फील्ड बनेगी क्या? नहीं बनेगी। तो इसमें बी जो है वो परपेंडिकुलर किसके रहेगा? आर। तो बस यही पॉइंट आ गया। अगर पॉइंट का 3 पॉइंट का आपको समझ में आ गया शायद ये सारी चीजें। ठीक है, कल हम इसकी करेंगे एप्लीकेशन। ठीक है, इसकी 3 एप्लीकेशन है। इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है कंपटीशन के नीचे से भी। तो ये तो आज मैंने इसका सिग्निफिकेंस कंसेप्ट बताया है कि बायोट सावर्ट्स लॉ होता क्या है, किस तरह हम इसको यूज करेंगे। ठीक है, तो यूज करने का तरीका समझ गए आप कि सबसे पहले तो हम क्या करेंगे? करंट एलिमेंट बनाएंगे। ठीक है, अब हम अलग अलग लूप में देखेंगे, इसके एप्लीकेशन हल करेंगे। इतना काम आप करना आज के लिए। गुड बाय।